हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने फैक्टर्स के बारे में बात की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं आर ओ आर को, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आज हम उसी के अंदर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है सबसे पहला पॉइंट जो था हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का, ठीक है ना, ऑन किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है हम इसको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो भी यहीं से आएगा। रेट ला कि रेट के लिए जो ला बनाया गया था, रेट ला एक्सप्रेशन भी यहीं से ड्राइव किया गया था, इसी लॉ से, इसी चीज़ को यूज करके इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को। तो बच्चों हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रेट क्या होती थी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या थी आपके पास, हमने अब तक देखा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इसका मतलब क्या था, हमने कहा था ना कि जैसे जैसे रेट इंक्रीज, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो रेट भी ज़्यादा था। अगर कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। कोलिजन थ्योरी में मैंने कहा था पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बताऊं तो कंसंट्रेशन कम हो गई क्योंकि इसका मतलब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कम हो गए, अर्थात वो पार्टिकल्स आपस में कोलोइड करके क्या नहीं बना रहे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट थोड़ा कम बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन के। लेकिन ये बात जो थी वो थ्योरेटिकल बात थी। थ्योरेटिकली ऐसा देखा गया कि वो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कंसंट्रेशन के, और इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के। कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके लेते हैं आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूज करेंगे। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और इनटू में क्या आएगा आपके पास, कंसंट्रेशन आएगा। क्लियर थी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, बी रिएक्टेंट का, और इससे सी इंटू सी और सी प्लस में डी और डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, जहां ये क्या है, ए और बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, किनके, रिएक्टेंट के। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू द पावर ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू द पावर ऑफ बी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ लगाए गए, उनके रेज में, पावर में लगाए गए। और इस ये जो था ये क्या था आपके पास, एक एक्सपेरिमेंटल पोर्शन था। मैंने अभी लिखा है, मैं आपको समझाता हूं बात को। देखिए क्या हुआ कि जब हमने चेक किया कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन था। इन रियल इस बात का भी फर्क पड़ता था कि कितना वहां पे रिएक्टेंट लिया गया है, 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, मतलब हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन के तो बोल नहीं सकते। समझ रहे हो बातें। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको और मिलेगा, कंसंट्रेशन हो सकता है 2 टाइम्स थी, 3 टाइम्स थी, उस पर डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि किसकी, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस में Cl2 लिख दी, ये क्या करते हैं, HCl का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन दोनों का जो रेट है ना वो क्या है, 0 है, क्योंकि रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मैं इसको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम कहीं और लेके चलेंगे, एक बार इसी पोर्शन को क्लियर करते हैं। रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उसकी पावर जो है, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो उसकी पावर में रेज किए जाते हैं, और इसको नाम दिया गया था लॉ ऑफ किसका, मास एक्शन का। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर क्या, ए, और बी की कंसंट्रेशन का पावर कितना आएगा आपके पास, बी था। और ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट को मेजर करना थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि रेट किसी भी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंट करके ही देखी जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चों इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का भी होता है, प्रेशर का भी होता है, कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट था, कैटलिस्ट का भी था।
इनमें से एक भी चीज़ अगर चेंज तो रेट भी चेंज। तो हमें एक्सपेरिमेंट को करके देखना पड़ता है कि हाँ इस चीज़ की प्रेजेंस में ऐसी रेट हमें मिली है। दैट मीन्स कि रेट हमेशा क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल डाटा होती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर ए, और बी क्या है, बी जो भी दे रखे थे, जहां पर ए और बी क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ करते थे। लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल बात बोलूं कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर में रिएक्टेंट है, सॉरी रिएक्टेंट लिया गया, क्लियर बात है। अब इस रिएक्टेंट से मान लीजिए दो टाइप का था, ये रिएक्टेंट क्या करता है, सेकंड टाइप मैंने क्रॉस से दिखा दिया। दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जरूरी थोड़ी है कि 100% कंप्लीट जो है वो कंप्लीट के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं ये बोलूं कि मान लो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ए थे प्लस में 3 टाइम्स ऑफ बी थे, तो ये जरूरी तो नहीं कि कंप्लीट 2 जो हैं वो 3 के साथ क्या करें, रिएक्शन करें। हो सकता है कुछ कम पोर्शन रिएक्ट करें, 100% तो वो क्या होते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट करें, ऐसी कोई ज़रूरी तो है नहीं बात है। इसका मतलब ये कि ये जो रेट जो भी हम लिखते थे, जहां पर ये ए और बी क्या थे, वो क्या थे आपके पास, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया कि ये 100% स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होते, तो बोला कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, ए की पावर बोल दिया गया अल्फा और बी की पावर को बोल दिया गया बीटा। जहां पर अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, ये वो हैं ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड, ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड। ये वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं जिनके ऊपर रेट असल में क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब यहां अगर मैं ये बोलूं कि 4 मोल्स थे, तो जरूरी नहीं 4 हो, वहां पर आपके पास क्या हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 मोल भी रिएक्ट कर सकते हैं, हो कि रिएक्ट ही ना करें। इसका मतलब रेट लॉ ऑफ मास एक्शन एक अलग चीज है, और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक अलग है। रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रेट के लिए यूज किया जाता है, जहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए, टोटल मास के लिए यूज किया जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट जो है वो 100% पूरे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है, लेकिन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अल्फा और उनकी बीटा पावर्स के रेज में किए गए होते हैं। जहां अल्फा और बीटा क्या होते हैं बेटा, ये वो चीज हैं जिन पर वो एक्चुअल में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, एंड दे मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कि ये जो अल्फा एंड बीटा हैं ये इसके क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं ए और बी के, जो हमने यूज किए थे इस इक्वेशन के अंदर, इसी के लिए ये बनाई है, और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात है कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो हमारे अल्फा और बीटा के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और अल्फा और बीटा क्या होती है बेटा, ये वो वैल्यूज होती हैं जिन पर रेट एक्चुअल में क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब असल में जो प्रोडक्ट बना वो अल्फा और बीटा के कारण बना है, ना कि ए और बी, क्योंकि ए और बी तो कंप्लीट है। समझ रहे हो बात है। तो ये था हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, थ्योरेटिकल पोर्शन देखा गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या मिला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन का समथिंग पावर क्या होता है, एन। कंसंट्रेशन की किसी न किसी किस पर डिपेंड करती है, पावर पर डिपेंड करती है। और यहां एन क्या है बच्चों, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन को क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है बात, एन क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर। और जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है उसी को हम किसके इक्वल रखते हैं, एन के इक्वल। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती।
फर्स्ट ऑर्डर है मतलब रिएक्टेंट की 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सेकंड ऑर्डर है मतलब रिएक्टेंट की सेकंड 2 कंसंट्रेशन पे क्या करती है, वो डिपेंड करती है। जो पावर में रेज होते हैं टोटल कंसंट्रेशन की, वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जिस पर वो एक्चुअल में क्या करता है, डिपेंड करता है। और हमारे हिसाब से तो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करेगा, वो अल्फा और बीटा के ऊपर, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चों बातें? तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि रेट ला एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ है और लॉ ऑफ मास एक्शन अलग है। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए वो ए और बी है, रेट ला एक्सप्रेशन के लिए वो क्या है, अल्फा और बीटा है। एक्सपेरिमेंटल क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो कंसंट्रेशन है, रेट है, वो कंसंट्रेशन की पावर किस पर डिपेंड करेगी, किसी न किसी वैल्यू पर, एन पर डिपेंड करेगी। और ये एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट लगा के ये क्या आएगा आपके पास, कंसंट्रेशन का पावर कितना आएगा, एन, जहां पर के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट, या के को कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट भी इसको कहा जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हमने देखा कि जो रेट ला एक्सप्रेशन है ये क्या था। रेट ला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ए की पावर अल्फा की रेज में और बी की पावर कितने में, बीटा की, मतलब पावर जो है वो रेज की जाती है। क्लियर है बातें? तो आइए चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा कि जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, कंसंट्रेशन की पावर किसके, एन के। इसका मतलब रेट किसके इक्वल आती है, वो के इंटू में कंसंट्रेशन का पावर क्या था आपके पास, एन था। अगर मैं किसी रिएक्शन ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं, जिससे किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसके लिए अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे करेंगे, रेट ला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी, के इंटू ए का पावर क्या आएगा, अल्फा, और बी का पावर क्या आएगा आपके पास, बीटा के इक्वल आएगा। यहाँ पे एक्स वाई भी लिया जा सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, जहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, ऑन विच इट एक्चुअली डिपेंड। ये वो मोलर कंसंट्रेशन है जिस पे ये क्या करते हैं, एक्चुअल में डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं कि 100% टोटल पे वो डिपेंड करें, समझ रहे हो बातें? आफ्टर दैट अल्फा और बीटा के बाद अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन कहा गया था। अभी करेंगे इसके बारे में हम। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो देखिए क्या है, इफ अगर हमने ऐसा किया कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को यूनिटी रख दिया, 1 रख दिया, तो क्या ये क्या हुआ, 1 का पावर अल्फा 1 का पावर बीटा, मतलब 1 हो गया। दैट मीन्स कि रेट किसके इक्वल आता है, के के। देन रेट इज इक्वल्स टू किसके है, के के। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट is the rate of reaction, is the rate constant क्या है, वो rate है when molar concentrations are unity। जब molar concentration क्या होती है, यूनिटी पे होती है, एक होती है, एट दैट टाइम जो रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या है, रेट है कब, जब उसकी मोलर कंसंट्रेशन दोनों को कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि जो मोलर कंसंट्रेशन है, अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो इनसे क्या क्या जो है वो इफेक्ट होने वाले थे। तो क्लियर है बच्चों बात ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहा जाता है, रेट कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेट वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। तो आई होप कि रेट कांस्टेंट के बारे में हमें क्लियर है कि रेट कांस्टेंट रेट ला एक्सप्रेशन में यूज किया गया एक कांस्टेंट है। क्लियर? अगर वहीं पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, क्या है अगला पॉइंट हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहा जाता है, तो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स। ये क्या होता है, उन पावर्स का क्या होता है, सम होता है, इज द सम ऑफ द पावर्स इन विच raised to the concentration of reactant, ये वो पावर हैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रेज की गई होती है, इन
दी रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन, कि जब आप रेट ला एक्सप्रेशन को लिखते हो उस समय आप रिएक्टेंट की पावर, उस समय आप रिएक्टेंट की पावर में जो चीज रेज करते हो उनका जो सम है उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय n विच इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। तो आई होप ये सब बातें जो हैं वो क्लियर होंगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट की वो पावर, कंसंट्रेशन जिस पर वो एक्चुअल में डिपेंड करता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। मतलब n का वैल्यू क्या होता है, जीरो। इसका मतलब कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिन पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे ज्यादा कंसंट्रेशन लें चाहे कम कंसंट्रेशन लें, उन पर किसी बाहरी चीज का इफेक्ट होता है। जैसे मैंने H2 + Cl2 का एग्जांपल लिखा था, हाइड्रोजन बहुत है आपके पास, क्लोरीन भी बहुत है, लेकिन वो तब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे जब तक उनके ऊपर क्या ना की जाए, लाइट, hν फ्रीक्वेंसी की लाइट उन पर ना गिरेगी। इसका मतलब इन रियल जो रेट है वो डिपेंड किस पे है, लाइट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और मैंने ये तो पहले ही बता दिया कि ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं। जैसे कि 2 मोल्स ऑफ N2O5 ले लीजिए आप, 2 मोल्स ऑफ किसके ले लिया आपने, N2O5 के, और एक्चुअल में ये जब डीकम्पोज होता है ना तो इसकी रेट जो है ये चेक किया गया कि K × N2O5 की पावर 1 पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ हमने कितना, 2 लिया है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर वो क्या करे, 100% डिपेंड करे। अगर ये 1 पे डिपेंड करता है इसका मतलब इस रिएक्शन को नाम दिया गया कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए n का वैल्यू 1 था। एक हम बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जहां पर n का वैल्यू 2 होगा। और कुछ एक हम बात करेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर्स के बारे में, फ्रैक्शनल ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आपने रेडियो एक्टिविटी अगर पढ़ा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को पढ़ा है, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज किया गया है। काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर बनते हैं, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। और हमने एक तरफ सीखा कि रेट जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट का ही वैल्यू है जिस पर वो क्या करता है, जब पावर्स को, कंसंट्रेशन को कितना रख दिया जाए, यूनिट रख दिया जाए। क्लियर है बच्चों बात ये। कुछ एक इसके ना मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली, अगर K का वैल्यू क्या है, हाई है, अगर रेट कांस्टेंट क्या है, हाई है, तो उसका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट भी क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि जब मैं इन दोनों को 1 पुट करता हूं तो वो K आता है। क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब जब 1 वैल्यू थी दोनों की उस समय रेट काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर मैं अब कंसंट्रेशन को कितना ही पुट करूं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करें, ये 100% क्या होगी, हाई वैल्यू रखेगा। इसका मतलब अगर रेट क्या होता है, सॉरी, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है आपके पास, जो पूरी रेट होती है रिएक्शन की वो भी क्या होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना। आफ्टर दैट सेकेंड, K का जो वैल्यू है ये आपको क्या मिलता है, फिक्स मिलता है, फिक्स फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। एक प्रकार की रिएक्शन के लिए, एक ही प्रकार की रिएक्शन के लिए K का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। लेकिन थर्ड पॉइंट याद रखना, K क्या होता है, चेंज होता है विद किसके साथ, टेम्परेचर। मतलब आप अगर आपने कंडीशंस को चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एक 3-4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। बातें ये कि क्वेश्चन जो है इन पर पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, क्योंकि 3 सिंपल सी ट्रिक्स हैं और इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट काम ये। ठीक है ना। एक बात जरूर याद रखना कि K जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, A और B पे, क्योंकि वो 1 रखनी होती है। तो ये भी लिख लीजिए चाहे आप, K डज नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड, डोंट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता,
कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि के तो तब कैलकुलेट होता है जब हम उसको यूनिटी लेते हैं। तो चाहे हमने कितना ही के क्यों ना ले रखा, सॉरी कंसंट्रेशन क्यों ना ले रखा हो, के तभी कैलकुलेट होगा जब उसका वैल्यू 1 होगा, मतलब कंसंट्रेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप ये सब बातें क्लियर होगी। तो हम आगे जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि इनके यूनिट्स जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे।